हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, लास्ट क्लास में वी स्टार्टेड दिस टॉपिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इसमें हमने पहले देखा था अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन वेरियस बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इन्वेस्टमेंट, ये सारा का सारा हमने देखा था। एंड देन वी डिस्कस्ड, उसके बाद हमने देखा था कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में जो सेकेंड इंडस्ट्री आएगी दैट इज जूट इंडस्ट्री। जूट आप सबको पता होगा, ठीक है। तो जब इंडिया का पार्टीशन हुआ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो उस समय जो करंट बांग्लादेश है दैट वाज ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। मतलब जो बंगाल का पार्टीशन हुआ एक तरह से, तो जो करंट बांग्लादेश है दैट वाज ईस्ट पाकिस्तान। तो जितने भी जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज थे वो मोस्टली चले गए बांग्लादेश वाले पार्ट में, और हमारे यहां पे रह गई इसकी एक तरह से फैक्ट्रीज। एट प्रेजेंट इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट एंड सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये ध्यान रख लेना, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड। जूट मिल्स की अगर बात की जाए तो फर्स्ट जूट मिल बंगाल में स्टैब्लिश हुई थी। अभी 80 जूट मिल्स अराउंड ऑपरेट कर रही हैं इंडिया में, and most of them are located on the Hooghly basin। जो हुगली रिवर है, हुगली रिवर बेसिन, मोस्ट ऑफ द जूट इंडस्ट्रीज ये इसी एरिया में लोकेटेड है। 98 किलोमीटर लॉन्ग एंड 3 किलोमीटर विड्थ, ठीक है। पूरा एक तरह से आप समझ सकते हैं एरिया है हुगली रिवर बेसिन का 98 किलोमीटर लॉन्ग एंड विद अ विड्थ ऑफ 3 किलोमीटर्स। ये यहां पे सारी की सारी लोकेटेड है। इसका रीजन ये है, एक तो प्रॉक्सिमिटी टू द जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज। आपको बताया था जहां पे रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी होगी वहीं पे ही मोस्टली इंडस्ट्री सिचुएटेड होंगी। तो प्रॉक्सिमिटी टू द जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज। फिर वेस्ट बंगाल इटसेल्फ, बिहार है आसपास, उड़ीसा है, वहां पे पॉवर्टी भी है और पॉपुलेशन भी ज्यादा है। बिहार की बात करें, उड़ीसा की बात करें तो पुअर स्टेट्स हैं एक तरह से, मतलब उतना स्टैंडर्ड नहीं है, इकोनॉमिक स्टैंडर्ड नहीं है, और पॉपुलेशन भी ज्यादा है। तो यहां से अवेलेबल हो जाता है चीप लेबर। ये फैक्टर्स पूछते हैं बच्चों कई बार कि क्या रीजंस है कि मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स, सारी की सारी जूट मिल्स ऑलमोस्ट दे आर सिचुएटेड इन दिस एरिया हुगली रिवर बेसिन। अगेन आई एम रिपीटिंग, 98 किलोमीटर लॉन्ग एंड 3 किलोमीटर विड्थ। तो प्रॉक्सिमिटी टू द जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज, चीप लेबर, इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, वेल कनेक्टेड है वेस्ट बंगाल वाटर ट्रांसपोर्ट की बात की जाए। उसके बाद कोलकाता, वन ऑफ द 4 मेट्रो सिटीज ऑफ द कंट्री, तो बैंकिंग फैसिलिटीज एक्सेट्रा ये अच्छे से अवेलेबल हो जाती है। इसीलिए सारा का सारा जूट का प्रोडक्शन मोस्टली इसी एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर चैलेंजेस की बात की जाए, ये 4th यहां पे लिख देता हूं आपको। कोलकाता बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर है, आपको पता है ब्रिटिशर्स की इनिशियल कैपिटल 1911 तक कोलकाता थी। एट दैट टाइम इट वाज कलकत्ता एंड इन 1911 दे शिफ्टेड देयर कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। तो कोलकाता बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर है, बैंकिंग फैसिलिटीज वगैरह की दिक्कत नहीं आती, ये भी एक फैक्टर है। चैलेंजेस की अगर बात की जाए तो अब जूट कारपेट्स एंड जो जूट यूज होता है एज अ पैकेजिंग मटेरियल, उसकी डिमांड कम होती जा रही है। पहले जितनी डिमांड नहीं है, तो आप क्या बोल सकते हैं, डिक्रीजिंग डिमांड ऑफ द जूट कारपेट्स एंड जो एज अ पैकिंग मटेरियल यूज होता है उसकी डिमांड डिक्रीज हो रही है। स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम द सिंथेटिक जूट, सिंथेटिक जो मटेरियल है, जो सिंथेटिक मटेरियल अवेलेबल है विच इज यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू द जूट मटेरियल, तो उससे भी बहुत ज्यादा कंपटीशन है इसको, चाइना वगैरह से स्पेशली। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया नेशनल जूट पॉलिसी इन 2005। नेशनल जूट पॉलिसी लॉन्च की गई इन 2005। एक ये भी ध्यान रख लेना, इंडस्ट्रियल प्रमोशन के लिए
इंडस्ट्रियल सेक्टर के प्रमोशन के लिए NMCC स्टैब्लिश किया गया, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, टू इंक्रीज द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। नाउ कम बैक टू दिस नेशनल जूट पॉलिसी 2005। इसमें जो फोकस किया गवर्नमेंट ने वो ये था कि एक तो गवर्नमेंट डिमांड क्रिएट की जाएगी। आपको पता होगा गवर्नमेंट फूड ग्रेन्स का परचेज करती है MSP वगैरह पे, तो गवर्नमेंट के जो डिमांड होगी उसमें जूट को कंपलसरी किया गया, तो यानी कि इसकी डिमांड को इससे इंक्रीज हुआ। अब नेशनल जूट पॉलिसी आने के बाद इसकी कंडीशन बेटर हुई है जूट इंडस्ट्री की। अराउंड 2.61 लाख वर्कर्स, 2.61 लाख वर्कर्स दे आर डायरेक्टली एंगेज्ड इन द जूट इंडस्ट्री। बहुत बड़ा नंबर है, इतने तो वर्कर्स डायरेक्टली एंगेज है, 40 लाख के करीब है विच आर एसोसिएटेड इनडायरेक्टली इन द जूट इंडस्ट्री। तो गवर्नमेंट का फोकस है इसके ऊपर कि इसको प्रोटेक्ट करना है ताकि इंडस्ट्री फ्लरिश कर सके, ऐसा नहीं हो कि इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो जाए। सो ये आपका सेकंड था एग्रो बेस्ड में, दैट इज जूट इंडस्ट्री। अब इसके बाद आ जाएगा आपका शुगर इंडस्ट्री। नाउ कम्स द शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री के लिए बच्चों ये ध्यान रख लेना कि ये मोस्टली उन एरियाज में होंगी जहां पे शुगर केन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और क्या रीजन है इसका, ये आपको एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में बता दिया था, क्योंकि ये कैसा मटेरियल है, पेनिशेबल, ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट खत्म हो जाता है, लूज कर देता है ये अपना, तो इसीलिए स्पेशली शुगर इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि जो शुगर प्रोड्यूसिंग एरियाज है कौन कौन से हो गए, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, इन सारे एरियाज में प्रोड्यूस होता है और इन्हीं सारे एरियाज में इंडस्ट्री लोकेटेड है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर एंड फर्स्ट, ये ध्यान रखना, प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खंडसारी। ये भी अपन ने एग्रीकल्चर में देखा था, और क्या क्या निकलता है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का एंड फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खंडसारी। शुगर केन इंडस्ट्री की बात की जाए अगर तो 460 मिल्स ऑपरेट कर रही है एट प्रेजेंट एंड मोस्ट ऑफ देम दे आर इन द कोऑपरेटिव सेक्टर। तो ये क्वेश्चन आ जाता है बच्चों कई बार कि व्हाई मोस्ट ऑफ द शुगर मिल्स दे आर इन द कोऑपरेटिव सेक्टर, क्योंकि ये सीजनल इंडस्ट्री है, ठीक है, बिकॉज इट इज अ सीजनल इंडस्ट्री, तो लॉस के चांसेस बहुत ज्यादा होगा। अगर लॉस होगा तो बहुत ज्यादा होगा, पूरी तरह से ही मतलब हो जाएगा काफी, तो कोई सिंगल पर्सन उसके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो इतना लॉस बेयर कर सके। देयरफॉर मोस्ट ऑफ द शुगर मिल्स दे आर इन द कोऑपरेटिव सेक्टर। एक और आता है इसके अंदर, इन द रिसेंट ईयर्स it has been observed that there is a tendency of the sugar mills to get shifted in the western and the southern India. फिर से रिपीट कर रहा हूं, in the recent years it has been observed that there is a tendency of shifting sugar industries in the western and southern India. इसके जो फैक्टर्स हैं, इसका जो रीजन है, एक तो बहुत बड़ा ये है कि हाई सुक्रोज कंटेंट है यहां पे जो शुगर केन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, लॉन्ग क्रशिंग सीजन मिल जाता है, मॉइस्ट क्लाइमेट है, ये पॉइंट्स ध्यान रख लेना, हाई सुक्रोज कंटेंट, लॉन्ग क्रशिंग सीजन मिल जाता है, मॉइस्चर यहां पे ज्यादा है, प्लस जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो बहुत एक्टिव है इन द सदर्न इंडिया स्पेशली। तो रिसेंट ईयर्स में शिफ्ट हुआ है इन द शुगर इंडस्ट्रीज। सो ये भी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है इंडिया का, मैनी पर्संस दे आर एम्प्लॉयड इन दिस इंडस्ट्री। अब इसके बाद आ जाएगा आपका मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड में आपका आ जाएगा इसके अंदर सबसे मेन आपको पता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है, पढ़ा आयरन एंड स्टील के बारे में आपको पता है, इट इज कंसिडर्ड एज बैकबोन ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन। तो बैकबोन क्यों कंसिडर कर रहे हैं इसको, बिकॉज एवरीथिंग दैट वी यूज is either made up of iron and steel or it is made from the machine which itself is made up of iron and steel. तो iron and steel consumption production को इंडिकेटर माना जाता है of the economic growth of a country.
अगेन रिपीट कर रहा हूं, आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन, आयरन एंड स्टील कंजम्पशन को इंडिकेटर माना जाता है ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। अब सोचो, ज्यादा आयरन एंड स्टील है, कंजम्पशन हो रहा है, तो मींस ज्यादा व्हीकल्स बिक रहे हैं, 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स। हम बिल्डिंग्स बनाते हैं तो बिल्डिंग्स में भी आयरन रॉड्स का यूज होता है, यानी ज्यादा कंस्ट्रक्शन बिजनेस ग्रो हो रहा है, लोग ज्यादा मकान खरीद रहे हैं, ज्यादा व्हीकल्स खरीद रहे हैं, और ऐसा ही हर चीज में है। आपसे भी बताया कि एवरीथिंग दैट वी यूज is either made up of iron and steel or it is made from the machine which itself is made up of iron and steel. इंडिया 2010-11 की बात की जाए तो इंडिया का था प्रोडक्शन था वो था 72.2 मिलियन टन्स, 72.2 मिलियन टन्स था। 1950s की अगर बात की जाए तो इंडिया एंड चाइना सेम लेवल पे थे as far as iron and steel production is concerned। अब इंडिया का 72 है, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं इसको कि चाइना हमसे बहुत आगे हो चुका है अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की जाए, और उसका कंपटीशन अब अमेरिका के साथ होता है। तो आप इससे समझ सकते हैं इंडिया का कितना है अभी 72.2 मिलियन टन्स, चाइना का 683 मिलियन टन्स, 10 टाइम्स। शंघाई जो चाइना का सिटी है बहुत बड़ा, ये एक स्टडी है कि वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कहीं पे हो रही है किसी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे तो दैट इज इन शंघाई। आप देखते हैं कितने सारे ब्रिजेस बनाते हैं वो, मतलब सारा ऑलमोस्ट यूनिक थिंग, ऐसा जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग का मिरेकल हो, वो सारा का सारा कहां से आता है, आप वो पढ़ते हैं वो कहां पे हो रहा है, चाइना में। तो 683 मिलियन टन्स। क्रूड स्टील की अगर बात की जाए तो इंडिया 4th है, 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर क्रूड स्टील में। और अगर स्पंज आयरन की बात की जाए, स्पंज आयरन की बात की जाए तो इंडिया फर्स्ट प्रोड्यूसर है। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, डेफिनेटली ये इंप्योरिटीज से रिलेटेड होता है, ठीक है, अलग अलग फॉर्म्स हैं इसकी। सबसे बेस्ट आपको पता है इसके अंदर स्टेनलेस स्टील हो जाएगा। पिग आयरन जो सबसे इंप्योर फॉर्म है एक तरह से, उसमें भी इंडिया टॉप प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड। पिग आयरन आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली, ये केमिस्ट्री में आया होगा आपके ब्लास्ट फर्नेस वगैरह में, ये सारे टर्म्स आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो 3 ये ध्यान रख लेना इसके अंदर, एक हो गया आयरन स्टील के उसमें आयरन हो, फिर हो गया आपका कोकिंग कोल एंड देन लाइमस्टोन। लाइमस्टोन आपको पता है फ्लक्सिंग मटेरियल की तरह यूज किया जाता है टू रिमूव द इंप्योरिटीज। स्लैग वर्ड आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली, यूज किया जाता है फॉर द इंप्योरिटीज, एंड लाइमस्टोन इज एडेड एज द फ्लक्सिंग मटेरियल। तो ये इसमें आप इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आयरन और कोकिंग कोल एंड लाइमस्टोन ऐड किया जाता है इन द रेशियो ऑफ 4:2:1। क्या रेशियो है इसका? 4:2:1। इंडिया में 10 प्राइमरी इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स हैं। अब देखो आयरन स्टील इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं और बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। तो प्राइमरी इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स का मतलब है कि सारे प्रोसेस एक ही रूफ के नीचे हो रहे हैं, एक ही फैक्ट्री के अंदर हो रहे हैं, एक ही प्लांट में हो रहे हैं। और 200 मिनी स्टील प्लांट्स हैं। अब मिनी स्टील प्लांट्स का मतलब ये हुआ कि दे आर कैरिंग सम पार्ट ऑफ द प्रोसेस। जो इसका पूरा प्रोसेस है फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू द, अलग अलग स्टेजेस हैं इसकी, अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग आयरन मतलब इंप्योरिटीज के हिसाब से ऑब्टेन होता है। तो प्राइमरी इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स में तो क्या होगा कि सारा सब कुछ एक ही जगह पे हो रहा है, यानी बहुत बड़े बड़े स्टील प्लांट। इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए तो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में इन्वेस्टमेंट होगा। किसमें होगा? थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में। तो अगर प्राइमरी इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स की बात की जाए तो कौन सा आ जाएगा इसमें? सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इंडिया में फर्स्ट स्टील प्लांट एस्टेब्लिश हुआ था पोर्टोनोवा इन तमिलनाडु, पोर्टोनोवा इन तमिलनाडु, फॉलोड बाय कुल्टी इन वेस्ट बंगाल। और फर्स्ट
इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, ये आप सबने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है 1907 में जमशेदपुर। कहां पे आया? 1907 में जमशेदपुर। और कौन सा है? मैं आपको बता रहा, प्राइवेट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स में टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। एट प्रेजेंट टिस्को 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। अगर कंपनी की बात की जाए तो 5th लार्जेस्ट स्टील कंपनी है टिस्को वर्ल्ड की। रैंकिंग थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है, बट इसमें एक प्राउड मूवमेंट है। ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर में आपको बताया था, जो सबसे बड़ा स्टील प्लांट है वर्ल्ड का, दैट इज आर्सेलरमित्तल। कौन सा है? आर्सेलरमित्तल। एंड इट इज ओन बाय एन इंडियन, आपको बताया था, लक्ष्मी निवास मित्तल। और इसमें भी आपको ये पता होगा कि ये राजस्थान के चूरू को बिलोंग करते हैं बेसिकली। तो ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर जब हम पढ़े थे तब हमने इसको पढ़ा था। तो इट इज अ प्राउड थिंग कि सबसे बड़ी जो वर्ल्ड की स्टील कंपनी है वो एक इंडियन की है। भले अब ये ब्रिटिश सिटीजन होंगे, ये अलग बात है। यूरोप के, ब्रिटेन के सबसे रिचेस्ट पर्सन है मिस्टर एलन मित्तल, एंड ही बिलोंग्स टू राजस्थान। यहां पे आपको पता है जयपुर के पास एक कॉलेज भी है इनका, LMIT, लक्ष्मी निवास मित्तल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और 200 है इंडिया के अंदर मिनी स्टील प्लांट्स। डिफरेंस समझ लेना इसके बीच में कि प्राइमरी इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में तो क्या होगा, सारा का सारा प्रोसेस बिल्कुल स्टार्ट से लेकर एंड तक वो एक ही जगह पे हो रहा है। मिनी प्लांट में क्या होगा, दे आर कैरिंग आउट सम पार्ट ऑफ द प्रोसेस। इसमें ये देखा गया है इट हैज सीन कि यहां पे मोस्ट ऑफ द जो बड़े बड़े स्टील प्लांट्स हैं दे आर इन द प्राइवेट सेक्टर। वो कहां पर है? सॉरी, प्राइवेट सेक्टर नहीं, दे आर इन द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में है। इसका रीजन जो है कि एक तो ये बहुत ही बेसिक थिंग है आयरन एंड स्टील, तो गवर्नमेंट इसके प्राइसेस को कंट्रोल करना चाहती है, क्योंकि अगर इसकी प्राइस बढ़ेगी तो और भी बहुत सारी चीजों की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। जैसे होता है ना कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेट्रोल का प्राइस बढ़ा, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है वेजिटेबल्स के प्राइस बढ़ने लग जाएंगे, अदर फूड ग्रेन्स, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इनके भी प्राइस बढ़ने लग जाते हैं। तो ऐसा ही है इन द केस ऑफ आयरन एंड स्टील। बहुत बेसिक थिंग है, तो गवर्नमेंट इसके प्राइसेस को कंट्रोल करना चाहती है ताकि इन्फ्लेशन रेट, आपको एक्सप्लेन किया हुआ है इन्फ्लेशन, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हो जाए। उसके बाद इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत बड़े लेवल पे चाहिए। एज वी डिस्कस्ड, जो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स बनाने के लिए थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, तो कई बार प्राइवेट सेक्टर के लिए, प्राइवेट पीपल के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करें। रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी बहुत सारी इसमें नीड रहती है, नई नई टेक्नोलॉजी इसके अंदर आती रहती है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री मोस्टली पब्लिक सेक्टर में है, और प्लस जो इसका रॉ मटेरियल है, यानी जो माइन से निकाला जा रहा है, वो पूरी तरह से पब्लिक सेक्टर के हाथ में है। इसीलिए यहां पे आप देखेंगे एज कंपेयर टू द अदर इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में पब्लिक सेक्टर का प्रेजेंस बहुत ज्यादा है। फिर इसके बाद आ जाएगा आपका सेकंड, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ने रिप्लेस किया एक तरह से आयरन एंड स्टील को एट मैनी प्लेसेस, क्योंकि चीप है, ज्यादा इजीली अवेलेबल है, लाइट इन वेट। सबसे बड़ी मेन थिंग क्या है? लाइट इन वेट, स्ट्रेंथ अच्छी है इसकी। तो इसने बहुत सारी जगह पे रिप्लेस किया आयरन एंड स्टील को। जैसे आप देखेंगे स्टेयरकेस होता है, वो किसका बना हुआ होता है? एल्यूमिनियम का। हम डोर हैंडल्स देखते हैं, वो किसका आने लग गए हैं? एल्यूमिनियम के। चेयर्स वगैरह ये सब भी अब किसमें, इसमें भी कौन सा मटेरियल यूज करने लग गए? एल्यूमिनियम। पहले इन सब में किसका यूज होता था? आयरन एंड स्टील का। आयरन एंड स्टील अब मोस्टली वहां पे यूज होता है जहां पे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा है, जैसे लॉकर्स वगैरह बनाने हैं। बाकी बहुत सारी प्लेसेस पे एल्यूमिनियम ने इसको रिप्लेस कर दिया है। बॉक्साइट इसका ओर है, आपको अच्छे से पता है। तो 4 to 6 टन्स बॉक्साइट से मिलता है, 2 टन ऑफ एल्यूमिनियम, और फिर ये इंपॉर्टेंट है 1 टन ऑफ एल्यूमिनियम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेशो बहुत अच्छा है,
4 to 6 टन ऑफ ऑक्साइड जो इसका हो रहा है, इससे अराउंड 1 टन ऑफ एल्यूमिनियम इट इज एक्सट्रैक्टेड। तो ये बहुत अच्छे प्रोपोर्शन में है। 26 लाख मिलियन टन्स की इंडिया की कैपेसिटी है। आयरन स्टील में कितना बढ़ा था अपन ने? 72.2 मिलियन टन्स, और एल्यूमिनियम में कितना है? 15.26 लाख मिलियन टन्स। तो आप डिफरेंस समझ सकते हैं। आयरन स्टील में एक और बात थी कि इंडिया का पर कैपिटा, जो आयरन स्टील के वहां पे आप लिख लेना, उसमें पर कैपिटा कंजम्पशन, पर कैपिटा मतलब समझ गए ना, पर पर्सन के हिसाब से इंडिया में है 49 kg और वर्ल्ड एवरेज है 182 kg। ठीक है, आप देखेंगे कि इंडिया में इतना कम क्यों है वर्ल्ड एवरेज के? तो इसका सिंपल सा रीजन यही है, द वास्ट साइज ऑफ अवर पॉपुलेशन। ठीक है, कि वैसे तो बहुत सारा है, देखा जाए तो हर जगह कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है, सब कुछ है, बट जब इसको एवरेज निकालेंगे कितने पे, कितनी पॉपुलेशन पे, 140 करोड़ की, तो हमारे सारे अचीवमेंट्स डाउन हो जाते हैं। इंडिया में अच्छा खासा मिडिल क्लास है जिनकी अच्छी इनकम है, लेकिन जब पर कैपिटा इनकम की बात होती है तो वो बहुत डाउन आ जाएगी, क्योंकि किसके ऊपर निकाला जाता है? एक तरह से वो ऑन द पॉपुलेशन, इट इज कैलकुलेटेड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ 140 करोड़। बैक टू दिस, एल्यूमिनियम 15.26 लाख मिलियन टन्स। क्रायोलाइट, क्रायोलाइट यूज होता है इसके अंदर एज अ मोल्टन मटेरियल यूज होता है क्रायोलाइट, और इसका एक बहुत बड़ा यूज है एल्यूमिनियम का इन एरोप्लेन इंडस्ट्री। जो एरोप्लेन्स की बॉडी बनी हुई होती है वो एल्यूमिनियम की होती है, और भी कुछ थिंग्स इसके अंदर मिक्स की जाती हैं। तो ये एक बहुत ग्रोइंग एंड इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं, बाल्को, नालको, दीज आर द सम इंपॉर्टेंट कंपनीज ऑफ द एल्यूमिनियम सेक्टर। ठीक है, अब इसके बाद केमिकल इंडस्ट्री नहीं है आपको स्कूल में बता देंगे, वो हटवा दी है। सीमेंट इंडस्ट्री भी आपके हटा दी है। फिर आ जाती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ये इंडिया की सबसे ज्यादा ग्रोइंग इंडस्ट्रीज में से है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। स्पेशली जो हमने पॉलिसी ली एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद अगर देखा जाए तो इंडिया में जो इंडस्ट्री ने सबसे ज्यादा ग्रोथ की है, क्वांटम जंप्स लिए हैं जिसने, वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। इंडिया में अराउंड 14 कंपनीज हैं जो मैन्युफैक्चर करती हैं पैसेंजर कार्स एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स। 14 कंपनीज आर देयर which manufacture passenger cars and multi utility vehicles. अराउंड 9 है जो कमर्शियल व्हीकल्स जैसे ट्रक्स वगैरह हो गया, इसका मैन्युफैक्चर करती है। एंड अराउंड 15 है जो 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, 2 व्हीलर्स का मार्केट इंडिया का जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है। हीरो होंडा की एक बाइक आती है, हीरो की, अब तो, पहले हीरो होंडा था, हीरो है स्प्लेंडर, उसको ये टाइटल है ऑफ द लार्जेस्ट सेलिंग मोटरसाइकिल इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये जो प्लांट होता है ऑटोमोबाइल का, ये बहुत बड़े लेवल पे एस्टेब्लिश किया जाता है और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होता है इसके अंदर। तो उसके आसपास इस प्लांट की वजह से इतने वर्कर्स होते हैं इसके अंदर कि मतलब एक छोटा मोटा टाउन डेवलप हो जाता है। गुड़गांव जो डेवलप हुआ उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि मानेसर में मारुति सुजुकी का प्लांट लगाया गया। मानेसर में किसका प्लांट लगाया गया? मारुति सुजुकी का। नंबर ऑफ वर्कर्स थाउजेंड्स में। अब आप इमेजिन करो, ये वर्कर्स वहां पे अपनी फैमिलीज के साथ रह रहे हैं, तो इनकी और भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट होगी, स्कूल्स भी चाहिए होंगे, हॉस्पिटल्स भी चाहिए होंगे। ठीक है, बहुत सारी थिंग्स, मैनी थिंग्स आर रिक्वायर्ड। तो मान लो एक प्लांट अगर स्टैब्लिश हुआ, कार प्लांट मारुति सुजुकी का, तो उसने अपने आसपास एक छोटी मोटी टाउनशिप डेवलप कर ली। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को उसमें एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है।
वेजिटेबल वेंडर्स, बहुत सारे जने होते हैं। मारुति के प्लांट में स्ट्राइक हो गई थी, वर्कर्स की कुछ डिमांड थी, उन्होंने स्ट्राइक कर दी। बड़ा इंटरेस्टिंग है सुनना। और वो स्ट्राइक ओपन किसने करवाई? मतलब वर्कर्स को, मैनेजमेंट वर्कर्स की पूरी डिमांड्स नहीं मान रहा था, मैनेजमेंट के अपने कंसर्न्स थे, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट वगैरह बहुत ज्यादा होती है ऐसे प्लांट्स की। उनके बीच में 14 डेज 15 डेज तक इस तरह से डेडलॉक वाली कंडीशन हो गई। एंड में जो रेजिडेंट्स थे, लोकल रेजिडेंट्स जो थे, उन्होंने प्रेशराइज किया वर्कर्स को कि नहीं, आप अपनी स्ट्राइक ब्रेक करो, क्योंकि हमारा बिजनेस बिल्कुल डाउन हो गया है। ठीक है, ऐसे ही अलवर में लगा है, हीरो ग्रुप ने अपना बहुत बड़ा प्लांट लगाया, तो अलवर का डेवलपमेंट हो गया अच्छा खासा इंडस्ट्रियल एरिया वाले में। पुणे, गुड़गांव, इधर बेंगलोर की बात की जाए, बेंगलोर में किसका प्लांट है? टोयोटा का। चेन्नई में फोर्ड ने अपना प्लांट लगाया। ऐसे ही अलग अलग प्लेसेस में इंडिया के जहां पे भी ऑटोमोबाइल सेक्टर, सानंद गुजरात में है, देखो डेट्रॉइट है यूएस का, इसको बोला जाता है मोटर सिटी या मोटर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। यूएस में सिटी है, प्लेस है डेट्रॉइट, जैसे सिलिकॉन वैली बोलते हैं, वो एक तरह से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के उसका मेन हब है, उसी तरह से डेट्रॉइट इट इज नोन एज मोटर कैपिटल और मोटर सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे ही गुजरात का साणंद है, एक तो आनंद बताया था आपको, अमूल मिल्क यूनियन लिमिटेड, ऐसे ही साणंद है, सानंद गुजरात में, इसको इंडिया का मोटर सिटी बोला जाता है, मोटर कैपिटल ऑफ इंडिया या डेट्रॉइट ऑफ इंडिया बोला जाता है इसको। और ये इसको इसलिए मिला टाइटल, जब नरेंद्र मोदी जी सीएम थे गुजरात के, आपने टाटा की एक मच टॉक्ड अबाउट कार के बारे में सुना होगा, नैनो के बारे में, दो इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई, बट जब लॉन्च होने वाली थी तो बोला था 1 लाख रुपीज में कार आएगी, प्रोडक्शन बहुत बड़े लेवल पे था। तो पहले टाटा मोटर्स ने अपना प्लांट वेस्ट बंगाल में स्टैब्लिश किया, बट वहां पे जो लैंड एक्विजिशन वगैरह करना था, तो वहां के जो फार्मर्स वगैरह थे, उन्होंने अपनी लैंड देने से मना कर दिया और बहुत डिस्प्यूट्स हुए वहां पे। अल्टीमेटली टाटास को वहां से अपना प्लांट हटाना पड़ा। पॉलिटिकल पार्टी चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको उसमें बताया था, सीपीआईएम ने 30 इयर्स तक वहां पे रूल किया, और जब वो गए वहां से और जो ममता बनर्जी वहां पे सीएम आई, तो उस समय जो चीफ मिनिस्टर थे वेस्ट बंगाल के, बुद्धदेव भट्टाचार्य, उनकी जो डिफीट हुई उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये टाटा के जो प्लांट का डिस्प्यूट था वही था, कि वो सिचुएशन को प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर पाए। अब टाटा ग्रुप अगर अपना इन्वेस्टमेंट कहीं से हटा रहा है तो उसका बहुत नेगेटिव मैसेज पूरे के पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाता है। तो बहुत सारे लोगों ने अपने बिजनेस हटाए वहां से, तो यानी कॉर्पोरेट्स भी नाराज हो रहे थे, जो एक तरह से आप मिडिल क्लास कह सकते हैं, वो भी नाराज हो रहा था। दूसरी तरफ और इशू किसका था? इशू वॉज ऑफ द फार्मर्स। किसका इशू था? फार्मर्स का, कि वो नाराज हो गए और इस वजह से उनकी गवर्नमेंट ही चली गई। फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी एट दैट टाइम वॉज द सीएम ऑफ गुजरात, उन्होंने टाटास को अपने यहाँ पे इन्वाइट किया और साणंद में बिल्कुल पीसफुली टाटास ने अपना प्लांट स्टैब्लिश किया, और इसके पीछे पीछे और भी बहुत सारी ऑटोमोबाइल कंपनीज गुजरात पहुंची। तो जब हम डिस्कस कर रहे थे कि जो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, उसमें मैंने आपको बताया था ह्यूमन फैक्टर्स में पॉलिटिकल लीडरशिप, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर द इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ एनी प्लेस। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, जो मुकेश अंबानी की, आप नाम सुनते होंगे मुकेश अंबानी का, वर्ल्ड के 5th रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं, इन्होंने अपनी धीरूभाई अंबानी के टाइम पे इन्होंने गुजरात के जामनगर में ही रिफाइनरी स्टैब्लिश की। जब धीरूभाई अंबानी थे, 15 इयर्स पुरानी बात होगी शायद। अगेन गवर्नमेंट का पूरा कॉर्पोरेशन मिला था इनको, नरेंद्र मोदी वाज द सीएम। उस टाइम पे इसका इन्वेस्टमेंट था एट दैट टाइम 40,000 करोड़ रुपीस का एक जगह। आप सोचो वो पूरा का पूरा एरिया कितना डेवलप हो गया होगा। गुजरात ऐसे ही इंडिया के रिचेस्ट स्टेट्स में कंसीडर नहीं किया जाता। एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। देखो इंडिया में ऑयल इतना प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, हम बाहर से मंगाते हैं। हम बाहर से क्या मंगाते हैं? क्रूड ऑयल, उसको यहाँ पे रिफाइन किया जाता है। तो जामनगर में एस्टेब्लिश की गई एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी एंड शायद 3rd और 4th लार्जेस्ट है वर्ल्ड की। अब जब जियो लॉन्च हुआ तो ये जो जियो आपको फ्री मिला इतने टाइम तक और इतने कम कॉस्ट है, तो जियो अगर आप इसकी मिरर इमेज देखेंगे तो इसका मतलब ऑयल है।
इनका जो मेन सबसे बड़ा बिजनेस था मुकेश अंबानी का, अब जियो भी वैसे बहुत बड़ा हो चुका है, तो वो एक्चुअली ऑयल बिजनेस है। ऑयल रिफाइनरी से इनके पूरे रेवेन्यूज आते हैं और उसी से इन्होंने इसको फंड किया। जो इनिशियली इतना सब कुछ इन्होंने फ्री डिस्ट्रीब्यूट किया था कि मार्केट से बाकी सारी कंपनीज ऑयल हो गई, आउट हो गई, तो अगर जियो की आप मिरर इमेज देखेंगे तो ये ऑयल ही दिखेगा एक्चुअली। यही इसका नेम जो है इसका, उसका यही रीजन है। तो ऑटोमोबाइल प्लांट्स जो एस्टेब्लिश होते हैं ये भी इंडिकेटर है ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ एनी नेशन। इंडिया में बहुत सारी प्लेसेस में है, जैसे आपको बताया बेंगलोर वगैरह, और इसीलिए ये सिटीज के डेवलपमेंट होने के पीछे बहुत बड़ा रीजन है। इसके बाद आ जाती है आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। तो आपको पता ही है, बताने की ज्यादा नीड भी नहीं है, सब कुछ जो हमारे आसपास हो रहा है, ये जो पूरा चेंज है, दैट इज आईटी रिवॉल्यूशन। ठीक है, लेटेस्ट आप इसमें कह सकते हैं ओटीटी, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, कि अब मूवीज थिएटर्स में नहीं आ रही, अब कहां पे आ रही है, आपके मोबाइल पे आ रही है डायरेक्ट। आप जो एटीएम्स यूज कर रहे हैं वो सब, ये सब इसी का पार्ट है। आप जो अमेजोन से ऑर्डर करते हैं, ये सब किसकी वजह से, आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका ये सब आ जाएगा, टेलीविजन, आपको मोबाइल, हैंडसेट। ऐसा लगता है कि इनके बिना लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। एंड सरप्राइजिंगली 25 ईयर्स पहले तक मोबाइल का कुछ नाम ही नहीं था सच, और आज ऐसा लगता है इसके बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। इंजीनियरिंग में भी जो ब्रांच सबसे पहले फिल की जाती है, जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड रहती है, वो आईटी की होती है। तो हम सब कुछ अपने आसपास जो देखते हैं वो आईटी रिवॉल्यूशन ही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन। ठीक है, आपको बताया था, मैंने डिस्कस किया था 25 ईयर्स पहले जो मोबाइल टेक्नोलॉजी आई थी, उस समय एक हैंडसेट होता था इतना बड़ा सा, जो कॉर्डलेस फोन आपने देखे होंगे, उसका वैसा इतना बड़ा सा हैंडसेट आता था इस शेप के अंदर। ठीक है, छोटी सी उसकी स्क्रीन होती थी बिल्कुल, और फिर कीपैड हैवी इतना होता था कि अगर किसी को फेंक के मारो तो वो इंजर्ड हो जाए। इसकी कॉस्ट, इसमें कोई मल्टीमीडिया कुछ भी नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं था इसमें, तब होती थी इसकी 25 ईयर्स पहले इसकी कॉस्ट होती थी 25,000। कोई मल्टीमीडिया नहीं, कुछ भी नहीं। आउटगोइंग कॉल के जो चार्जेस थे ही, इनकमिंग के भी चार्जेस थे अराउंड 6 रुपीज पर मिनट। इनकमिंग के भी उस टाइम पे सोचो कि जब लोगों की सैलरीज आज से 1/4 भी नहीं होंगी, या 1/4 ही होंगी, उससे भी कम होंगी, तब इनकमिंग के भी चार्जेस थे 6 रुपीज पर मिनट। तो अच्छा खासा पर्सन, मतलब इकोनॉमिकली साउंड पर्सन को भी अगर मोबाइल पे कोई कॉल आता था और उसके लिए पॉसिबल होता था, तो वो कॉल कट करके लैंडलाइन फोन से फोन करता था। क्यों? क्योंकि तब लैंडलाइन के चार्जेस थे 2 रुपीज पर 3 मिनट्स। ठीक है, मतलब इनकमिंग कॉल अटेंड करेगा तो कितना पे करना पड़ेगा उसको, 6 रुपीज पर मिनट, और लैंडलाइन यूज करेगा तो 2 रुपीज पर 3 मिनट्स के। तो आईटी रिवॉल्यूशन है। इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज अर्नर है। इंडिया ने इसमें बहुत अच्छा वर्क किया है। बेंगलोर को बोला जाता है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, बेंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। हैदराबाद हमने कुछ पहले के लेक्चर्स में डिस्कस किया, इसको बोलते हैं साइबराबाद। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना रिसर्च सेंटर अमेरिका के बाहर जब स्टैब्लिश किया, तो फर्स्ट किया था उसने इजराइल में, एंड सेकंड उसने किया था हैदराबाद में। बहुत फॉरेन कंपनीज के साथ हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें जो प्रोमिनेंट इंडियन कंपनीज हैं, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, आरआईएल के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद, जिसके बहुत सारे बिजनेस मिला के बात की जा रही है, इंडिया की जो सबसे बड़ी कंपनी अभी है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट वैल्यू है 15 लाख करोड़ का। उस दिन एप्पल का आपको बताया था $2 ट्रिलियन का, तो आप करके देख लेना। उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, 15 लाख करोड़। उसके बाद जो सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया में, वो है टीसीएस। ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर फर्म है। रिलायंस के तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में बहुत सारे बिजनेस आ गया, अभी आपको पता है रिफाइनरी का, जियो भी आ गया, रिलायंस रिटेल भी आ गया, बहुत सारा है। ये सब कंबाइन करके 15 लाख करोड़ है। टीसीएस सिर्फ एक सॉफ्टवेयर फर्म है और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 9 लाख करोड़ रुपीस का। इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। इसमें एक वर्ड आएगा आपका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स। ठीक है, अगेन जैसे आपको सेज समझाया था, इसके अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ऐसे ही होते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स।
कि वहां पे सिर्फ इसी से रिलेटेड वर्क होगा। इस इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है दूसरी इंडस्ट्रीज में इस्टेब्लिश होने में या उनकी लोकेशन के लिए बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, जैसे कहीं रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, कहीं पे क्लाइमेट वैसा होना चाहिए, लेबर की, इस तरह से। इस इंडस्ट्री के साथ ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, कहीं पे भी कर सकते हैं। और इसीलिए जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आप बुक में देखना इंडिया में सॉफ्टवेयर अराउंड 46 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं, और एंड यू विल सी कि पूरे इंडिया में है, कोई पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं है। दूसरी इंडस्ट्रीज के केस में आप देखेंगे कि वो कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस पे ही लोकेटेड है बिकॉज ऑफ वेरियस कंस्ट्रेंट्स। रॉ मटेरियल जिनमें एक बहुत बड़ा है, और भी बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, लेकिन इसमें आपको जम्मू कश्मीर में भी दिखेगा, आपको मोहाली में दिखेगा, चंडीगढ़ में दिखेगा, जयपुर में दिखेगा, अहमदाबाद में दिखेगा, हर जगह दिखेगा, स्कैटर्ड थ्रू आउट द कंट्री। हाँ, ज्यादा ये लोकेटेड है बेंगलोर में, हैदराबाद में, आप गुड़गांव बोल सकते हैं यहाँ पे। इसमें एक बहुत और एडिशनल एडवांटेज ये है कि मोर देन 30% ऑफ द वर्क फोर्स, मोर देन 30%, बहुत बड़ा नंबर है, ये वुमेन का। तो जेंडर इक्वलिटी यहां पे बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश हुई है, मोर देन 30%। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाएंगे, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको ये 1% भी नहीं मिलेगा। अजमेर में एक बहुत बड़ा प्लांट है ब्यावर के अंदर, श्री सीमेंट, वहां पे आपको मुश्किल से, वहां पे भी वर्कर्स बहुत सारे हैं, 1000 से ऊपर वर्कर्स होंगे, लेकिन जब फीमेल एम्प्लॉयज की आप बात करोगे तो मुश्किल से 2-3 ही होंगी वहां पे। जबकि यहां पे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में 30% जो वर्क फोर्स है इट कंप्राइजेस ऑफ वुमेन। तो इंडिया के लिए ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, फॉरेन एक्सचेंज अर्नर है, और भी आपने इसमें प्रोमिनेंट नेम सुने होंगे। दूसरी जो बहुत बड़ी है इसी में इन्फोसिस। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो इसमें वर्क कर रही है। तो बच्चों, यह आज अपन ने इंडस्ट्रीज कवर कर ली, जो इससे रिलेटेड पॉल्यूशन वगैरह का टॉपिक है, नॉइज पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, और उसकी रेमेडीज कैसे होंगी, दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।